आज का लाइक गोल 1900 लाइक्स है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होता है एंटन के साथ, जो अपने 6 पैक एब्स दिखाते हुए एकदम गंभीर चेहरे के साथ खड़ा है, जबकि सियोजुन उसके ठीक सामने कॉन्फिडेंट और स्मग स्माइल के साथ खड़ा है। ओरन और उसके नौकर वहां बैठे पसीने में भीग रहे हैं, सियोजुन को घूर रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन है, लेकिन वो इंसानी रूप में क्यों है, और आखिर ब्लैक ड्रैगन यहाँ कर क्या रहा है। अपना घमंडी और डोमिनेटिंग एटीट्यूड बनाए रखते हुए सियोजुन जोर से चिल्लाता है, मैं महान ब्लैक ड्रैगन हूँ, मेरा नाम सियोजुन है और मैंने एक मिशन पूरा करने के लिए इंसानी रूप लिया है। मेरे पास रेयर मैजिक आइटम्स को अप्रेज की शक्ति भी है और मुझ पर झूठ काम नहीं करता। वो आगे कहता है, मैं तुम्हारे सारे आइटम्स को अप्रेज करूंगा ओरन, और फिर उनकी सही कीमत तय करूंगा। ओरन जिसे बहुत पसीना आ रहा है सियोजुन के पास भागता है और हकलाते हुए कहता है, यस सर ब्लैक ड्रैगन। लेकिन अंदर ही अंदर ओरन सोच रहा था, क्या जैकपॉट है, महान ब्लैक ड्रैगन, सबसे ताकतवर जीव जो टावर को कंट्रोल करता है। अगर मैंने इसे इंप्रेस कर दिया तो मुझे पूरे टावर में किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। मुझे हर हाल में इसका दोस्त बनना होगा। ओरन अपने बैग से सारे आइटम्स निकालता है, जबकि सियोजुन हाथ बांधे देखता रहता है। ओरन अपना सर नीचे रखता है जैसे वो एक पेंट रोलर, एक लाइटर, एक नेल कटर, एक पेंसिल पाउच और एक स्टेपलर निकालता है। अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए ओरन एक दबी हुई आवाज में कहता है, ये मेरे सारे कीमती आइटम्स हैं महान ब्लैक ड्रैगन। सियोजुन, जो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है, आइटम्स को घूरता है और उन्हें तुरंत पहचान लेता है। ये बस आम अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, कचरा। इनमें से कोई भी मैजिकल नहीं है और ये नए भी नहीं है। ये वो कबाड़ है जो लोग फेंक देते हैं। सियोजुन रोलर उठाता है और सोचता है, ये बस एक मामूली रोलर है। उस स्कैमर स्कैरम के हाथ ये कचरा कैसे लगा। इस बीच ओरन सियोजुन को रोलर एग्जामिन करते देख एक्साइटेड हो जाता है। शायद महान ब्लैक ड्रैगन को मेरे आइटम्स पसंद आए, वो सोचता है। गर्व दिखाने की कोशिश करते हुए ओरन कहता है, जैसा कि महान ब्लैक ड्रैगन से उम्मीद थी, आपकी आंखें सच में तेज हैं। ये एक रोलर क्लीनर है। ये धूल और फर हटाने के लिए एडहेसिव मैजिक यूज करता है। सियोजुन को विश्वास नहीं हो रहा है। ये आदमी कचरा बेचने की कोशिश कर रहा है जैसे वो कोई लेजेंडरी आइटम हो। एक चिड़े हुए चेहरे के साथ सियोजुन पूछता है, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। ओरन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, 50 टावर कॉइंस। 50 टावर कॉइंस सुनकर ओरन के नौकर शौक में एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। ओरन ने वो स्कैरम से सिर्फ 5 टावर कॉइंस में खरीदा था, अब वो इसे महान ब्लैक ड्रैगन के सामने 10 गुना दाम में बेच रहा है। क्या वो पागल हो गया है। अंदर से ओरन काफी स्मग फील कर रहा था। मेरा काम यहाँ हो गया, शायद मुझ में सच में एक मर्चेंट बनने का हुनर है। खैर, आपका क्या ख्याल है महान ब्लैक ड्रैगन, ओरन ने पूछा, अभी भी उम्मीद में। ये आइटम लेजेंडरी है ना, ये टावर के बाहर भी बेहद रेयर है। ऐसा आइटम पाने का मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। सियोजुन को अब बहुत हो गया। उसने एक चिड़ी हुई आह भरी, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने ओरन को घूरा और एक गहरी आवाज में कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि झूठ मुझ पर काम नहीं करता। सियोजुन ने फिर रोलर पकड़ा, एडहेसिव पेपर खींचकर निकाला और चिल्लाया, ये बस नॉर्मल कचरा है। ये कागज है जिसमें कोई मैजिक नहीं है। ये अर्थ का एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जहां ये प्रैक्टिकली बेकार है। सड़कों पर ऐसे ढेरों मुफ्त में मिलते हैं। गुस्से में सियोजुन ने रोलर से पेपर फाड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। ये सब सामान जो तुम लाए हो कचरा है, एक भी मैजिक आइटम नहीं। तुमने बस मुझे आम कबाड़ दिया है जो कोई भी टावर के बाहर ढूंढ सकता है। एक भिखारी भी इसे नहीं चाहेगा। ओरन ने दावा किया कि स्कैरम ने उसे भरोसा दिलाया था कि मैजिक आइटम्स थे और सुझाव दिया कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी। लेकिन इससे पहले कि ओरन अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अचानक चुप करा दिया गया। एंटन, जो शब्दों से परे गुस्से में था, ने अपना हाथ इतनी जोर से जमीन पर पटका कि शॉक वेव ने ओरन को हवा में उड़ा दिया। जमीन बुरी तरह हिली और उनके नीचे की चट्टानें दरकने लगी। एक गरजदार आवाज में एंटन ने मांग की कि ओरन महान ब्लैक ड्रैगन पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसका गुस्सा हर शब्द में साफ था। एंटन की भारी सांसें प्रेशर का एक भवंडर पैदा कर रही थीं, जो आसपास सब कुछ हिला रहा था। अपने बाहरी कॉन्फिडेंस के दिखावे के बावजूद सियोजुन एंटन की ताकत का वजन महसूस कर रहा था। अंदर से सियोजुन खौफजदा था, ये जानते हुए कि एंटन उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। हवा में तनाव मोटा था और यहां तक कि सियोजुन को लगा जैसे वो किसी भी पल बेहोश हो सकता है। ओरन डर से पूरी तरह अभिभूत अपने घुटनों पर गिर गया और अपना माथा जमीन पर टेक दिया, माफी की भीख मांगते हुए। वो बार बार मानता है कि महान ब्लैक ड्रैगन कभी गलत नहीं हो सकता और जिद करता है कि गलती उसकी थी। वो बार बार गिड़गिड़ाता है, सियोजुन से अपनी जान बख्शने की मांग करता है, ये मानते हुए कि स्कैरम ने उसे स्कैम किया था। ओरन दबी आवाज में स्कैरम को कोसने लगता है, लेकिन वो जानता है कि अब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ओरन को जमीन पर गिड़गिड़ाते देख सियोजुन रहम करने का फैसला करता है, समझाते हुए कि वो अच्छे मूड में है और ओरन को नहीं मारेगा। हालांकि सियोजुन फिर ओरन को इन्फॉर्म करता है कि उसके पास एक और समस्या है, उसका कर्ज। ओरन अभी भी कांपते हुए कंफ्यूजन में ऊपर देखता है।
सियोजुन उसे याद दिलाता है कि उसने सारे सामान और सर्विसेज के लिए काफी कर्ज जमा कर लिया है, जिसमें पानी, खाना और बहुत कुछ शामिल है। ओरेन शॉक्ड और अविश्वास में पूछता है कि सियोजुन को इस बारे में कैसे पता हो सकता है। सियोजुन एक स्मर्क के साथ समझाता है कि वो 99th फ्लोर पर हर चीज का मालिक है, पानी, मछली और रेस्टोरेंट सब उसका है। ओरेन हक्का बक्का है, ये एहसास करते हुए कि वो जाल में कितना गहरा फंस चुका है। उसी पल रैबिट्स, सिकल रैबिट, चबी रैबिट और ग्रे रैबिट आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेश करते हैं, कर्ज कैलकुलेट करते हुए। सिकल रैबिट चार्जेस की लिस्ट पढ़ता है जिसमें खाना, पानी और रहना शामिल है, समझाते हुए कि क्योंकि बिना पेमेंट के 3 दिन हो चुके हैं, टोटल अब 500 टावर कॉइन्स बनता है। इसके ऊपर से जमीन पर ओरेन की इलीगल एक्टिविटीज के बाद सफाई के लिए एडिशनल चार्जेस हैं, जिससे कुल कर्ज 1000 टावर कॉइन्स हो जाता है। एंटन अभी भी अपना सख्त रवैया बनाए हुए अंतिम शर्त स्पष्ट करता है, अगर ओरेन और उसके नौकर कॉइन्स में कर्ज नहीं चुका सकते तो उन्हें इसे अपने शरीर से चुकाना होगा। ओरेन शॉक में रह जाता है, समझ नहीं पाता कि शरीर से चुकाने का क्या मतलब है। एंटन ओरेन की कंफ्यूजन नोटिस करते हुए प्रोसेस समझाता है। वो ओरेन के सामने एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखता है और उसे बताता है कि उसे ईंटें बनानी होंगी। ओरेन और उसके नौकर को बॉक्स को गीली मिट्टी से भरने, उसे सूखने देने और एक के बाद एक ईंटें बनाने का काम दिया जाएगा जब तक कि वो कर्ज नहीं चुका देते। जैसे ही सीन बदलता है, सियोजुन मिनोटॉर्स को हजारों ईंटें बनाने में कड़ी मेहनत करते हुए देखता है। सीन दिखाता है व्हाइट मिनोटॉर्स, ब्लैक मिनोटॉर और यहाँ तक कि फीमेल मिनोटॉर्स ईंटें बनाने और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में लगे हुए हैं। सियोजुन ओरेन और उसके नौकर को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए 100,000 ईंटें बनानी होंगी। जब तक उनका कर्ज पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं जा सकते। ओरेन अंदर से पूरी तरह मरा हुआ महसूस करते हुए मिनोटॉर्स के अनंत काम को देखता है और अपनी मुसीबत की हद को समझता है। एक समय का घमंडी वॉन्डरिंग मर्चेंट अब ईंटें बनाने वाला मजदूर बनकर रह गया है, जिसका कोई एस्केप नजर नहीं आ रहा। फिर ओरेन और उसके नौकर गिरी हुई ईंट को देखते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ओरेन अविश्वास में बुदबुदाता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो इतनी बड़ी ईंटें बना सके। सियोजुन शांत आवाज में सहमत होता है और कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। ओरेन और उसके नौकर शायद दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 ईंटें बना पाएंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें 100,000 ईंटें बनाने में 10,000 दिन लगेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ओरेन को और 10,000 दिनों के लिए खाना और पानी चाहिए होगा, और क्योंकि ओरेन के पास कोई पैसा नहीं है, उसे वो चुकाने के लिए और 10,000 दिन काम करना होगा। सियोजुन सब कुछ साफ कर देता है। ये जिंदगी भर की गुलामी की स्थिति है। ओरेन और उसके नौकर स्थिति की भयानकता को समझते हैं। उनके चेहरे देखने लायक थे, जैसे वो अपनी बाकी जिंदगी ईंटें बनाने के ख्याल को प्रोसेस कर रहे थे। उनके कान और पूंछ डर और शौक में झुक गए। लग रहा था जैसे वो इस भारी सच्चाई से बेहोश हो जाएंगे। पूरी निराशा में ओरेन सियोजुन से इसे माफ करने की भीख मांगता है। बस एक मौके के लिए गिड़गिड़ाता है, अपनी बाकी जिंदगी ईंटें बनाने के अलावा कुछ भी। सियोजुन अभी भी डोमिनेंट टोन बनाए हुए बैठता है और एक दयालु टोन के साथ बोलता है। वो ओरेन को बताता है कि उसके दिल में कैट मर्चेंट्स के लिए नरम जगह है, और क्योंकि ओरेन भी एक बिल्ली है, वो उसे एक और मौका देने को तैयार है। ओरेन अभी भी हाथ जोड़े घुटनों पर बैठा शॉक्ड है, लेकिन ये दूसरा मौका सुनकर राहत महसूस करता है। सियोजुन एक पोलाइट स्माइल के साथ समझाता है कि वो कई बिजनेसेस चलाता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के हेड की थोड़ी मदद की जरूरत है। ओरेन को बस यूनिट के हेड को फॉलो करना है और उसके कामों में मदद करनी है। एक मर्चेंट के रूप में ओरेन आइटम्स कैरी करने, सामान बेचने और यूनिट के हेड का ख्याल रखने में मदद करेगा। सरल शब्दों में ओरेन को बस आदेश मानने हैं। सियोजुन समझाना जारी रखता है कि अगर ओरेन और उसके नौकर ईंटें बनाने में फंसे रहते तो वो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपना कर्ज नहीं चुका पाते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के हेड के इंटर्न के रूप में वो 10,000 दिनों में इतना कमा सकते हैं कि 1,000 टावर कॉइन्स का लोन चुका सकें। और सबसे अच्छी बात, सियोजुन उन्हें मुफ्त खाना, पानी, ग्रिल्ड फिश और रहने की जगह भी देगा। ये सुनकर ओरेन का दिल खुशी से उछल पड़ता है। वो तुरंत मान जाता है, इसे हमेशा के लिए ईंटें बनाने से कहीं बेहतर विकल्प मानते हुए। सियोजुन फिर सिकल रैबिट को कॉन्ट्रैक्ट लाने का आदेश देता है और वो साइन करना शुरू करते हैं। ओरेन अपने मन में लकी फील करता है। ये डील प्रैक्टिकली एक चमत्कार है। वो सोच रहा है कि वो एक लेजेंडरी हाई लेवल वॉन्डरिंग मर्चेंट के अंडर काम करेगा और उसे मुफ्त में खाना, पानी और शेल्टर मिलेगा। भले ही यूनिट का हेड शैतान ही क्यों ना हो, ओरेन सोचता है कि फायदों के लिए ये लायक है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने पर सियोजुन ओरेन को बधाई देता है और उसे अगले स्टेप्स बताता है। जैसे ही सियोजुन मुड़ता है, उसकी नजर थियो पर पड़ती है, जो पास ही खड़ा है। सियोजुन एक मुस्कान के साथ थियो को डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के हेड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। फिर पलक झपकने में थियो सियोजुन के कंधे पर कूद जाता है और ओरेन का चेहरा तुरंत खुशी से शौक में बदल जाता है। ओरेन चिल्लाता है। थियो की तरफ उंगली उठाते हुए गुस्से से भरा हुआ वो चिल्लाता है, पूछता है कि भिखारी थियो यहाँ क्या कर रहा है। थियो, जो अपमान हल्के में नहीं लेता, सियोजुन के कंधे से कूदता है और सीधा ओरेन के सिर पर एक मुक्का मारता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो अब बस एक इंटर्न है। थियो ओरेन को बताता है कि वो अभी भी उसका सबऑर्डिनेट है और उसे अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दिखानी होगी। एक शैतानी मुस्कान के साथ थियो ओरेन और उसके नौकर की तरफ मुड़ता है, उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कि अब वो उसके कमांड में है।
वो बताता है कि वो महान ब्लैक ड्रैगन का पहला सबऑर्डिनेट है और अब उन्हें आगे से उसे उचित सम्मान के साथ ट्रीट करना होगा। वो साफ कर देता है कि उन तीनों को उसकी बात सुननी होगी। एक गुस्से भरे टोन में थियो मांगता है, क्या ये साफ है? जवाब दो। ओरेन और उसके नौकर दोनों जल्दी से हाँ में से रिलाते हैं और थियो को अपना बॉस कहते हैं, बताते हैं कि वो समझ गए। ओरेन अभी भी कंफ्यूज्ड है, उस जगह को रगड़ता है जहां थियो ने उसे मुक्का मारा था और सोचता है कि ये स्थिति शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भी बुरा हो सकती है। इस बीच थियो एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ओरेन और उसके लड़कों को पास के एक टमाटो फार्म में ले जाता है। वो उत्साह से उन्हें टमाटर तोड़ने का उनका नया काम समझाता है, जबकि ओरेन शॉक में रहता है, समझ नहीं पा रहा कि थियो संभवतः महान ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट कैसे हो सकता है। ओरेन के नौकर इतने बड़े टमाटो फार्म को देखकर स्टन्ड है। सियोजन पीछे से देखते हुए मनोरंजित महसूस किए बिना नहीं रह सकता। वो सच में इम्प्रेस्ड है कि कैसे थियो अपने लीडरशिप रोल में कदम रख रहा है, लेकिन सियोजन का एक हिस्सा इस बात से भी चिंतित है कि थियो शायद खुद को ओवरवर्क कर रहा है। अब अपने कमांड के तहत सबऑर्डिनेट्स होने से थियो को आखिरकार आराम करने का मौका मिलेगा। और तो और सियोजन एक मुस्कान के साथ रियलाइज करता है कि थियो उस व्यक्ति से थोड़ा बदला ले रहा है जिसने कभी उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। ओरेन अब थियो के अंगूठे के नीचे है। फिर एंटोन दिखाई देता है, थियो को इतना मुश्किल काम लेने के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए। एंटोन यहाँ तक कहता है कि वो बस वही कर रहा है जो ब्लैक ड्रैगन ने उसे करने को कहा था, सियोजन के लिए अपने गहरे सम्मान पर जोर देते हुए। एंटोन प्रैक्टिकली भूख से लार टपकाते हुए सियोजन का ध्यान खींचता है, ये एहसास करते हुए कि एंटोन भूखा है। सियोजन उसे बताता है कि आसपास बहुत सारे हरे प्याज है जो वैसे भी खराब हो जाएंगे। सुझाव देता है कि वो आगे बढ़े और उन्हें खा ले। इससे पहले कि सियोजन बोलना खत्म कर पाता, एंटोन हरे प्याज के पैच की तरफ दौड़ता है, पत्तों को फाड़ते हुए, और उन्हें खाते हुए सियोजन का धन्यवाद करता है। सियोजन दिन की घटनाओं से संतुष्ट महसूस करते हुए टमाटो फार्म की तरफ वापस मुड़ता है, सिर्फ थियो को चिल्लाते हुए सुनने के लिए। थियो नौकर नंबर 1 को एक कच्चा टमाटर तोड़ने के लिए डांट रहा है, फिर नौकर नंबर 2 की तरफ मुड़ता है और उसे टमाटर का तना हटाने के बारे में लेक्चर देता है, चेतावनी देते हुए कि इससे प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। गुस्से में थियो उन्हें खेती की बेसिक सिखाना जारी रखता है, साफ तौर पर बॉस के रूप में अपनी रोल का आनंद ले रहा है। सियोजन दूर से देखते हुए खुद पर हंसता है, टिप्पणी करते हुए कि थियो सच में बहुत आगे आ गया है। वो याद करता है जब थियो बिल्कुल अनजान था और अब वो चार्ज ले रहा है। सियोजन हंसता है, गर्व महसूस करते हुए कि उसका दोस्त कितना आगे आ गया है। 1 घंटे तक थियो अपनी नई बनी सबऑर्डिनेट्स की टीम को लेक्चर देता है, खुद से एक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए। अंदर से वो इस नई मिली ताकत के हर पल को पसंद कर रहा है। किसी को डांटना कमाल का लगता है और थियो इस फीलिंग का मजा लेता है। ओरेन, जो टमाटो फार्म में खड़ा है, एक एक करके टमाटर तोड़ रहा है। वो अपने हाथ में एक टमाटर पकड़े हुए है। उसका चेहरा उदास और लटका हुआ है, साफ तौर पर गहरी सोच में डूबा हुआ। डिप्रेशन उसे जोर से हिट करता है, जैसे वो सोचता है कि चीजें कैसे हाथ से निकल गईं। ओरेन दूसरे टमाटो ट्री की तरफ बढ़ता है, एक टमाटर तोड़ते हुए, अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ। वो खुद से बुदबुदाता है, ये एहसास करते हुए कि थियो असल में ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है, और फिर भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। ओरेन ने कभी थियो से शेखी बघारी थी कि वो मिनोटॉर किंग के साथ दोस्त बनेगा और टावर पर राज करेगा, लेकिन अब वो एक सबऑर्डिनेट भी नहीं रहा, वो प्रैक्टिकली एक गुलाम है। जैसे वो चिंता करता है, ओरेन का चेहरा फ्रस्ट्रेशन और शर्म से लाल हो जाता है। एक गुलाम की तरह ट्रीट किए जाने का ख्याल उसे परेशान करता है। तभी वैम कोई उसे सिर के पीछे थप्पड़ मारता है, और थप्पड़ इतना तेज है कि ओरेन की जीभ उसके मुंह से बाहर लटक जाती है। ओरेन गुस्से में चिल्लाता है, मांग करता है किसने मुझे मारा, और जाहिर है वो थियो है। थियो वहां खड़ा है, अपने हिप्स पर हाथ रखे हुए, एक स्मग लुक के साथ, और ओरेन पर चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह खोए हुए थियो उसे जल्दी करने और काम खत्म करने को कहता है। अब तक ओरेन ने मुश्किल से 2-3 टमाटर तोड़े हैं। ओरेन का खून खौलने लगता है और उसके माथे की नसें फूलने लगती हैं। थियो उसे डांटना जारी रखता है, कहता है कि ओरेन को तुरंत उसके पास आना चाहिए जब भी वो बुलाया जाए। ओरेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। वो थियो को कॉलर से पकड़ता है और सीधे उसके चेहरे पर चिल्लाता है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले कि ओरेन अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, वुल्फ चीफ आ जाता है। उसकी आंखों में मौत लिए उसे घूरते हुए ओरेन की एक गलत हरकत, एक गलत शब्द, और वुल्फ चीफ ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे कच्चा खाने के लिए तैयार है। वुल्फ चीफ को देखकर ओरेन तुरंत अपनी जगह पर जम जाता है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। थियो हमेशा की तरह स्मग, ओरेन की तरफ नीचा दिखाने वाली स्मग के साथ मुड़ता है और पूछता है, तुम क्या कहने वाले थे ओरेन? हाँ, तुम क्या करोगे अगर मैं फिर से ऊंची आवाज में बात करूं? तुम मेरे खिलाफ जाओगे? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के हेड के, महान ब्लैक ड्रैगन के सबऑर्डिनेट के? ओरेन का डर उस पर हावी हो जाता है और वो चुप हो जाता है। वो अपनी जगह पर जम जाता है, हिलने या बोलने में असमर्थ। लेकिन बस कुछ ही पलों बाद ओरेन की पर्सनालिटी 180 डिग्री पलट जाती है। वो एक नकली मुस्कान चिपकाता है और एक पोलाइट टोन में बोलना शुरू करता है। वो समझाता है कि ये सब बस एक गलत फहमी थी।
वो थियो को बताता है कि उसे लगा कि कोई कीड़ा उसे परेशान कर रहा था और इसलिए उसने गुस्से में रिएक्ट किया। वो माफी मांगता है, कहता है कि वो थियो जैसे महान लेजेंडरी मर्चेंट को छूने की हिम्मत करने का सपना भी नहीं देख सकता। वुल्फ चीफ एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट होकर एक गहरी सांस लेता है और चला जाता है। ओरन हालांकि गहराई से शर्मिंदा है, खुद को नाटक करने के लिए मजबूर करता है और झुकता है, घबराहट में हंसते हुए, जैसे वो थियो के हर शब्द से सहमत होता है। थियो एक स्मग हंसी के साथ ओरन को बिहेव करने के लिए कहता है, वरना फ्यूचर में उसके लिए चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी। ओरन अभी भी अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए थियो को सर कहता है और बिल्कुल वैसा ही करने का वादा करता है जैसा वो कहता है। इस बीच थियो नौकर नंबर 1 और नौकर नंबर 2 के साथ चेक करता है, पूछता है कि क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। दोनों नौकर सीधे और रिस्पेक्टफुल खड़े होकर थियो को बताते हैं कि उन्होंने अपने बैग्स चेरी टमाटो से भर लिए हैं। ओरन जो पीछे छूट गया था वो भी अपना बैग भरता है और आंखों में आंसू लिए थियो के पीछे चलता है। उसके अंदर उबलता हुआ गुस्सा उसे थियो को थप्पड़ मारने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि वो नहीं कर सकता। थियो साफ तौर पर नौकर से खुश है, उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने अपना काम इतनी जल्दी खत्म किया और उसे उचित सम्मान दिखाया। असल में थियो इतना इम्प्रेस्ड है कि वो अनाउंस करता है कि वो उनके ग्रेट बिहेवियर की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम करने वाला है। नौकर नंबर 1 और नंबर 2 बेहद खुश हैं, पूरी रिस्पेक्ट के साथ थियो का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ओरन शॉक्ड है। वो बोल पड़ता है, पूछता है कि क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी कम किया जाएगा। थियो एक पल के लिए ओरन को देखता है और फिर स्मर्क करता है। वो इशारा करता है कि ओरन अपना काम खत्म करने वाला आखिरी था, अक्सर काम चोरी कर रहा था और डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। इस वजह से थियो अनाउंस करता है कि ओरन का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड असल में एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। ओरन डेवस्टेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते थियो। लेकिन थियो उसके नखरे को इग्नोर करता है, बस ओरन को अपना बैग पैक करने का आदेश देता है क्योंकि वो जल्दी निकल रहे हैं। थियो अपना कूल बनाए रखते हुए जिक्र करता है कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया है, जिसमें उसका नया इंटर्न भी शामिल है और वो निकलने के लिए तैयार है। इस बीच ओरन अभी भी अपमान से जूझ रहा है, अपना मुंह पकड़े हुए और जोर से रोते हुए, किस्मत के क्रूर मोड़ को स्वीकार करने में असमर्थ। उसके बाद थियो जिक्र करता है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन बस एक समस्या है। ओरन और उसके नौकर के पास वाला बैग इतना पुराना है कि वो 15 चेरी टमाटो से ज्यादा होल्ड भी नहीं कर सकता। सियोजुन हंसता है और कहता है, अगली बार जब वो टावर के नीचे जाएं तो उनके लिए और स्टोरेज बैग्स ले लेना, सियोजुन कॉस्ट कवर कर देगा। फिर थियो नोटिस करता है कि सियोजुन किसी चीज के लिए तैयारी कर रहा है। वो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है, यो सब ठीक है, कहाँ जा रहे हो सियोजुन? एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ सियोजुन जवाब देता है, हाँ मैं वेस्ट फॉरेस्ट की ट्रिप के लिए गियर अप कर रहा हूँ। जैसे ही थियो वेस्ट फॉरेस्ट नाम सुनता है वो जम जाता है। उसका दिमाग दौड़ता है यह एहसास करते हुए कि वेस्ट फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ एंड्स रहते हैं। थियो फ्रीक आउट करने लगता है। मम्मी बेर और क्विंग अचानक सियोजुन के पीछे खड़े हो जाते हैं और हम थियो को सियोजुन के चेहरे को पागलों की तरह थपथपाते हुए देखते हैं। प्रेशर से उसके गाल स्क्विश हो गए हैं। गुस्से में चिल्लाते हुए थियो मांग करता है, तुम मुझे पीछे छोड़ के अकेले जा रहे हो? ये खतरनाक है यार, तुम्हें क्या हो गया, मेरे बिना वहां जा रहे हो? थियो खुद को दोहराता रहता है, उसकी आवाज हर शब्द के साथ और बेताब होती जाती है। वो कन्विंस्ड है कि सियोजुन का उसके बिना जाने का प्लान लापरवाह है, और जबकि वो अभी भी सियोजुन के चेहरे को अपनी पूरी ताकत से दबा रहा है। सियोजुन जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ अपने स्क्विज्ड गालों से बुदबुदा सकता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर सियोजुन आखिरकार बोल पाता और चिल्लाता है, मम्मी बेर और क्विंग मेरे साथ आ रहे हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरी रक्षा नहीं कर सकते? वो थियो को घूरता है, जबकि क्विंग मुंह खोले थियो को मौत की निगाह दे रहा है, सोचते हुए कि थियो उस पर भरोसा नहीं करता। सियोजुन एक स्मग के साथ अपनी स्ट्रॉ हैट ठीक करता है और समझाता है कि भले ही मम्मी बेर और क्विंग नहीं आ रहे होते वो ठीक रहता। वो कॉन्फिडेंटली शेकी बगाड़ता है कि उसके पास एक सीक्रेट वेपन है जो अकेले सारे करप्टेड ट्रीज को संभाल सकता है। ये सुनकर थियो रुकता है, उसकी आंखें चौड़ी होती हैं, इससे पहले कि वो अचानक सियोजुन के कंधे से नीचे कूदता है। थियो अब थोड़ा चिढ़ा हुआ है, बड़बड़ाता है कि वो मम्मी बेर और क्विंग पर भरोसा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी उन करप्टेड ट्रीज पर गुस्सा है और सच में उनमें से कुछ को खुद नष्ट करना चाहता है। वो मानता है कि वो उन पेड़ों से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने साथ चलने की जिद की थी। जब थियो मुंह फुलाता है, वुल्फ चीफ बीच में बोल पड़ता है, याद करते हुए कि थियो ने एक बार जिक्र किया था कि उसे करप्टेड ट्रीज को मारने में कितना मजा आता है। थियो जम जाता है, एहसास करते हुए कि उसका राज खुल गया है। वो एक शब्द नहीं बोलता, जबकि सियोजुन बस उसे उस मैं जानता हूं लुक के साथ घूरता रहता है। फेस बचाने की कोशिश करते हुए थियो जल्दी से सियोजुन की तरफ मुड़ता है और एक डिटर्मिन्ड टोन के साथ उससे मिन्नत करता है। वो जिद करता है कि वो सच में सियोजुन के बारे में चिंतित है और वाकई मदद करना चाहता है। वो बार बार साथ आने की भीख मांगता है, लेकिन सियोजुन दृढ़ रहते हुए मना कर देता है। वो थियो को याद दिलाता है कि क्योंकि वो अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का हेड है और उसके अंडर 3 नए इंटर्न्स काम कर रहे हैं, उसे उन्हें ट्रेन करने पर फोकस करना चाहिए। सियोजुन थियो को चिढ़ाता है, पूछता है, अगर तुम काम चोरी करोगे तो फ्यूचर में सीईओ कैसे बनोगे? थियो गुस्से में गहरी सांस लेता है, साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन जानते हुए कि सियोजुन सही है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है, फाइन। भले ही वो नहीं चाहता थियो नीचे जाने और चेरी टमाटोज और दूसरे सामान बेचने के बिजनेस को संभालने के लिए मान जाता है।
दोनों भेड़िए थियो का मूड भांपते हुए अपनी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद थियो सियोजुन के पास आता है और अपना आखिरी अलविदा कहता है। इस बार थियो जेन्युइन है, सियोजुन को जख्मी नहीं होने की कोशिश करने के लिए कहता है। वो क्विंग से वादा करता है कि वो सियोजुन की रक्षा करेगा, लेकिन क्विंग एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ जवाब देता है, भले ही मैं जख्मी हो जाऊं, मैं सियोजुन को कुछ नहीं होने दूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ थियो और ओरन नीचे वाले फ्लोर के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। थियो पीछे मुड़ता है, सियोजुन क्विंग और मम्मी बेयर को अलविदा कहते हुए हाथ हिलाता है। सियोजुन क्विंग और मम्मी बेयर के साथ वापस हाथ हिलाता है अलविदा कहते हुए, जबकि हर कोई मुस्कुरा रहा है। अकेला जो खुश नहीं है वो है ओरन। अभी भी डिप्रेस दिख रहा है, जैसे वो आगे चलता है उसका सिर नीचे लटका हुआ है। जैसे ही थियो और उसका ग्रुप दूरी में गायब होता है, सियोजुन मम्मी बेयर और क्विंग को देखता है। लगता है कि वेस्ट फॉरेस्ट की तरफ जाने का वक्त आ गया है, वो एक डिटर्मिन्ड टोन के साथ कहता है। क्विंग और मम्मी बेयर दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं, जो कुछ भी उनके रास्ते में आए उसका सामना करने के लिए। सीन बदलता है और अब हम डार्क, ग्लूमी और क्रीपी वेस्टर्न फॉरेस्ट में हैं। सियोजुन, मम्मी बेयर और क्विंग सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनके कदम नरम हैं, जैसे वो डरावनी जमीन में दबते हैं। सियोजुन जल्दी ही नोटिस करता है कि माहौल कितना अशांत है। जगह के बारे में सब कुछ एक अशांत, अशुभ वाइब देता है। ये उसके इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा क्रीपी है। थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के पास आते हैं जो एक अजीब, अननेचुरल तरीके से मुड़ा हुआ है। ये एक चिपचिपे टेक्सचर से ढका हुआ है और उस पर एक आंख और मुंह खुदा हुआ है, जिससे ये ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी पल जाग सकता है और उन्हें निगल सकता है। सियोजुन चौड़ी आंखों के साथ कमेंट करता है कि ये पेड़ जिंदा लगते हैं, जैसे वो कभी जिंदा जीव थे और अब वो मर चुके हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन क्विंग कुछ और ही सोच रहा है। अपनी नाक पकड़ते हुए वो शिकायत करता है, यार ये बदबू इतनी बुरी है, मुझे लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूंगा। अचानक मम्मी बेयर सियोजुन को पुकारती है। उसकी गुर्राहट जंगल में गूंजती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। एक गहरी, गले से आती हुई आवाज में वो कहती है, दुश्मन यहाँ है। उनके सामने करप्टेड ट्रीज की एक विशाल आर्मी खतरनाक तरीके से खड़ी है। लेकिन ये बस कोई आम करप्टेड ट्रीज नहीं है, नहीं, इनमें वही क्रीपी स्लाइमी टेक्सचर है, आंखों और मुंह के साथ, जो मदद के लिए रोते हुए लग रहे हैं। सियोजुन, क्विंग और मम्मी बेयर लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन सियोजुन कंफ्यूज है। वो दाएं बाएं देखता है, कहता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वो नॉर्मल क्रीपी ट्रीज जैसे लग रहे हैं, दुश्मन कहाँ है? जैसे ही सियोजुन आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचता है, मम्मी बेयर उसे रोकती है, उसे बताती है कि वो और आगे नहीं जा सकता। सियोजुन पूछने ही वाला होता है क्यों, जब अचानक पास के एक पेड़ की डाली जोर से हिलती है, जैसे कि वो जिंदा हो। सियोजुन चौंका हुआ डर से चिल्लाता है। फिर एक पल में सारे क्रीपी ट्रीज जिंदा होने लगते हैं। उनके नुकीले जबड़ों से स्लाइमी टेंटिकल्स फट पड़ते हैं। पूरा फॉरेस्ट फ्लोर हिलने लगता है, जैसे वो रेंग रहा हो। हर सड़े हुए करप्टेड ट्रीज से टेंटिकल्स निकलते हैं, तड़पते और आगे रेंगते हुए। सिस्टम अचानक सियोजुन को नोटिफाई करता है कि ये वाकई रॉटन करप्टेड ट्रीज हैं। सियोजुन अब खौफजदा होकर चिल्लाता है, ये नया बुरा सपना क्या है? ये पेड़ ज़ॉम्बीज जैसे लग रहे हैं। क्विंग अपनी नाक दबाते हुए कराहता है, बदबू इतनी घिनौनी है, मैं उल्टी करने वाला हूं। इस बीच मम्मी बेयर चुपचाप स्लाइमी मैस को देख रही है, डिफेंड करने के लिए तैयार। जैसे ही सबसे करीबी रॉटन करप्टेड ट्री से एक टेंटिकल सियोजुन पर हमला करने के लिए लपकता है, मम्मी बेयर बीच में आती है और एक ही मुक्के से उसे नष्ट कर देती है, उसे बचा लेती है। लेकिन ये वली नहीं रुकता। अगले ही पल रॉटन ट्री के सबसे गहरे छेद से कई स्लाइमी टेंटिकल्स निकलते हैं और मम्मी बेयर को उसकी गर्दन, उसके हाथ और भगवान जाने कहां से पकड़ लेते हैं। टेंटिकल्स स्लाइमी थे, उससे इतनी जोर से चिपक गए कि वो हिल नहीं सकती थी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, जैसे रॉटन ट्रीज मम्मी बेयर को पूरा चूस रहे थे। ये देखकर सियोजुन गुस्से में आ गया। किसी और चीज की हिम्मत कैसे हुई मम्मी बेयर को गिराने की कोशिश करने की? सियोजुन ने अपनी स्ट्रॉ हैट साइड में फेंक दी, अपना डैगर और हैचेट निकाला, दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो सीधा खड़ा हुआ और उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी आग झिलमिलाई। वो तैयार था, सीरियस प्रोटैगनिस्ट वाइब्स दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, क्विंग पैनिक हो गया, सियोजुन के पास भागा और अपने हाथ उसके सिर पर रख दिए, आग बुझा दी। क्विंग को लगा सियोजुन के सिर में आग लगी है और वो बेताबी से उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था। सियोजुन जलने वाला है, क्विंग चिल्लाया खौफजदा होकर। सियोजुन चौंका हुआ, जल्दी से क्विंग को समझाया कि वो ठीक है, कि उसने आग जलाई थी और वो उसे जलाने वाली नहीं थी। ये एप्पल ट्री से एक तोहफा था और अब उसके पास आग को कंट्रोल करने की काबिलियत थी। उसने जल्दी से क्विंग को भरोसा दिलाया कि ये विस्तार में समझाने का वक्त नहीं था, वो बाद में समझाएगा। अभी के लिए उन्हें मम्मी बेयर को बचाने की जरूरत थी। ये देखकर कि सियोजुन आग को कंट्रोल कर सकता था, क्विंग एक्साइटेड हो गया। सियोजुन ने फिर अपने हैचेट और डैगर को एक साथ टकराया, एक छोटी सी चिंगारी पैदा की। फोकस और कंट्रोल के साथ उसने चिंगारी को एक विशाल आग में बढ़ाया, उसे आग के बाउंडर में मोड़ दिया। सियोजुन ने फिर फ्लेम टॉर्नेडो को रॉटन ट्रीज की तरफ फेंका और अचानक पेड़ राख में बदलने लगे। स्लाइमी टेंटिकल्स कमजोर हो गए, जैसे पेड़ जले और आखिरकार मम्मी बेयर उनकी पकड़ से आजाद हो गई।
लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। भले ही रॉटन ट्रीज जल रहे थे, वो अभी भी जिंदा थे और उनके लिए आ रहे थे। सियोजुन देख सकता था कि वो जल्द ही जलकर मर जाएंगे, लेकिन अगर वो इससे पहले उस तक और मम्मी बेयर तक पहुंच गए तो वो अभी भी खतरे में हो सकते हैं। सियोजुन ने भागने का आदेश दिया और वो, मम्मी बेयर और क्विंग मिलकर दूर भागने लगे। जलते हुए पेड़ उनका पीछा कर रहे थे, उनके सड़े हुए शरीर अभी भी आगे रेंग रहे थे। लेकिन एक नई समस्या थी, अगर ये पेड़ जल्दी नहीं जले तो पूरा जंगल आग की चपेट में आ सकता है। जैसे ही उन्होंने सोचा कि वो सुरक्षित हैं, रॉटन ट्रीज का एक नया झुंड उनके सामने आ गया। वो घिरे हुए थे, पीछे से जलते हुए पेड़, आगे से नए वाले। मम्मी बेयर को अचानक एक आइडिया आया। वो सियोजुन की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या तुम वो आग फिर से बना सकते हो? मेरे पास एक प्लान है। बिना हिचकिचाहट के सियोजुन ने अपने हथियारों को फिर से एक साथ टकराया, एक छोटी सी चिंगारी पैदा की। इस बार क्विंग ऊपर कूदा, आग को अपने हाथों के बीच पकड़ा और उसे धक्का दिया, उसे 100 गुना बड़ा कर दिया। अपनी पूरी ताकत से क्विंग ने विशाल आग को रॉटन ट्रीज की तरफ फेंका। ब्लास्ट वेव इतनी तेज थी कि एंटन ने भी उसे दूर से महसूस किया। सियोजुन की केव में सारे रैबिट्स ने भी शॉकवेव महसूस की, तनाव में आ गए जैसे उन्होंने दूर से धुएं का विशाल बादल उठते हुए देखा। हस्बैंड रैबिट ने सबको भरोसा दिलाया, कहा कि वो धमाका जरूर सियोजुन की आग से आया होगा। जो भी हो, सियोजुन ठीक होना चाहिए। जैसे ही धुआं साफ हुआ, सियोजुन, मम्मी बेयर और क्विंग बाहर निकले। उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान थी। वो जीत गए थे, राख में ढके हुए लेकिन बिना किसी नुकसान के। वो केव में वापस आते हैं, सबकी तरफ से चीयर्स के साथ स्वागत किया जाता है। सीन बाद में शिफ्ट होता है जहां सियोजुन नहा रहा है और पानी पी रहा है, जबकि क्विंग क्वीन बी के स्पेशल जूस का घूंट ले रहा है। आग के सामने बैठकर सियोजुन फ्लेम को दिल से थैंक यू कहता है, ये मानते हुए कि उसके बिना वो करप्टेड ट्रीज को नष्ट नहीं कर पाते। फ्लेम जवाब देती है, कहती है कि उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वो सियोजुन की है और हमेशा उसके आदेश माने भी। पास खड़ा हस्बैंड रैबिट बीच में बोलता है, भले ही तुमने पेड़ों को नष्ट कर दिया सियोजुन, तुम इस बार लापरवाह थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सियोजुन एक गहरी सांस लेते हुए समझाता है कि वो करप्टेड ट्रीज के लगातार करीब आने से चिंतित था। ये बस टाइम की बात थी, इससे पहले कि वो एक बड़ा खतरा बन जाते, इसलिए मैंने इसे खत्म करने का फैसला किया। सियोजुन और हस्बैंड रैबिट के बीच का स्वीट मोमेंट एक सिस्टम नोटिफिकेशन से रुक जाता है। सियोजुन का बीकीपिंग लेवल 3rd लेवल पर अपग्रेड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि सियोजुन सेलिब्रेट कर पाता, तीनों क्वीन बीज उसके पास आती हैं, उत्सुकता से उसका नाम पुकारती हैं। सियोजुन सरप्राइज होकर पीछे मुड़ता है, कंफ्यूज होकर पूछता है, खास मौका क्या है? वाओ, सारी क्वीन मुझसे मिलने आई हैं। फिर अचानक तीनों क्वीन बीज आगे आईं, हर एक के चेहरे पर एक डैम स्माइल थी। उनमें से एक क्वीन बी हमेशा की तरह मिस्टीरियस दिखते हुए सियोजुन से उसका जूस मांगा। सियोजुन शॉक्ड, विश्वास नहीं कर सका कि उसने अभी क्या सुना। रुको, क्या? वो लगभग चिल्लाया, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन फिर क्वीन बी ने जल्दी से समझाया, सिचुएशन को शांत कर दिया। उसने कहा कि वो एक स्पेशल जेली बनाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो सियोजुन को स्ट्रांग बनाएगा। ये सुनकर सियोजुन का शॉक क्यूरियोसिटी में बदल गया और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अलविदा।